हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल को समझना। क्वाड्रिलेटरल को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है हम इसके बारे में जानेंगे। क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम इससे रिलेटेड सवाल करेंगे और एंड तक वीडियो को देखना। आपको सारे सवाल समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे करवा दूंगा, बस वीडियो के एंड तक बने रहना। तो देखो, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड्रिलेटरल को समझना। क्वाड्रिलेटरल को समझने के लिए क्वाड्रिलेटरल का पता होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो एक तरह का पॉलीगन होता है। क्या होता है? पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन होता है एक क्लोज्ड फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट। मतलब लाइन सेगमेंट से मिलकर बना एक क्लोज्ड फिगर जो होता है वो क्या होता है? पॉलीगन होता है। क्लोज्ड फिगर का मतलब पेक होना चाहिए। जैसे मैंने ये ले लिया, ये क्लोज्ड है। इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, चारों तरफ से ये क्या है? क्लोज्ड है। तो ये एक क्लोज्ड फिगर तो है, लेकिन क्या ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है? बिल्कुल। ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है और ये भी लाइन सेगमेंट है। तो ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना एक क्लोज्ड फिगर है, इसलिए ये क्या है? पॉलीगन है। अगर मैं बात करता हूँ सर्किल की, कि मैंने ये बना दिया, तो क्या ये भी पॉलीगन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जब हम देखते हैं कि ये एक क्लोज्ड फिगर है, तो बिल्कुल क्लोज्ड फिगर तो है, लेकिन ये जो है वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ नहीं है, इसलिए सर्किल क्लोज्ड फिगर नहीं होता। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल की। क्या ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर है? बिल्कुल, ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। कितने लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है? 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। पॉलीगन की जो लाइन सेगमेंट होते हैं वही उसकी क्या होती है? साइड होती है। क्या होती है? साइड। बात करते हैं पॉलीगन, एक ऐसा पॉलीगन जो 4 साइड्स रखता है। एक ऐसा पॉलीगन जो 4 साइड्स रखता है, हम उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड्स रखने वाले एक पॉलीगन को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है पता चल गया। अब हम क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स के बारे में देखेंगे। क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट टाइप होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो होता है वो इस तरह का शेप होता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाके उसको देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। बाकी मैं एक्सप्लेन यहाँ भी कर देता हूँ। पैरेललोग्राम जो होता है वो इस तरीके का शेप होता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल भी होती है और साथ में पैरेलल भी होती है। ये जो साइन है 11 की तरह, ये पैरेलल का है। अपोजिट साइड मतलब ए बी के सामने जो डी सी साइड है और सी बी के सामने जो डी ए साइड है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होगी? इक्वल भी होगी और साथ में पैरेलल भी होगी। पैरेलल लाइन का मतलब होता है 2 लाइन पैरेलल लाइन तब होती है जब वो दोनों किसी भी पॉइंट पर जाकर एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती है। अगर मैं डी सी लाइन और ए बी लाइन को बढ़ाता हूँ तो ये कभी भी किसी पॉइंट पर जाकर एक दूसरे को कट नहीं करेगी, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। इसी तरीके से ये वाली लाइन भी क्या करेगी? एक दूसरे को कट नहीं करेगी। पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल होती है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट का मतलब क्या होता है? सामने। एंगल ए के सामने एंगल कौन सा है? सी। तो एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा। एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा। जैसे अगर आपको पता चल जाता है कि एंगल है 70 डिग्री है, तो सी भी कितना होगा? 70 डिग्री होगा। ठीक है, इसी तरीके से बी का पता चल जाता है, तो बी किसके इक्वल होगा? डी के इक्वल होगा। थर्ड आती है आपकी कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। पता तो होना चाहिए ना एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होता है बिल्कुल पास वाले एंगल। जैसे अगर अपन बेसिक लैंग्वेज में बोले तो बगल वाले एंगल। तो ए के बगल में कौन है? डी। और ए के पास में बी भी है, लेकिन ए और डी और ए और बी दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। एडजेसेंट एंगल कौन कौन से? ए और डी। तो एंगल ए और एंगल डी दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा? दोनों का सम होगा 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल सी और एंगल बी का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। मन में क्वेश्चन आएगा सर ए के पास बी भी तो है, डी थोड़ी ना है। तो बी भी है तो एंगल ए और एंगल बी का सम भी कितना आएगा? 180 डिग्री। ये बात बिल्कुल सही है कि एंगल ए के एडजेसेंट एंगल डी है, लेकिन ये भी सही है कि एंगल ए के एडजेसेंट एंगल बी भी है, क्योंकि ये भी क्या है?
पास में ये। फोर्थ आती है कि डायगनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, कि सर डायगनल्स का मतलब तो विकर्ण हो गया, ये तो बात समझ में आ गई कि डायगनल ये इस तरीके से होते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर पार्ट में डिवाइड करना। क्या होता है? बराबर पार्ट में डिवाइड करना। तो डायगनल्स एक तो ए से लेकर सी तक जाने वाला, एक डी से लेकर बी तक जाने वाला, ये दोनों क्या होंगे? बी डी और ए सी, ये डायगनल्स होंगे। डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब अगर हम एसी डायगनल की बात करें, एसी डायगनल की बात करें और हम यहाँ ओ पॉइंट डाल देते हैं तो ए ओ की जो वैल्यू होगी वो ओ सी के इक्वल होगी। इसी तरीके से अगर हम बी डी डायगनल की बात करते हैं तो बी ओ की जो वैल्यू होगी वो ओ डी के इक्वल होगी। तो ये दोनों भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला है कि ए सी बी डी के इक्वल है, याद रखना, मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला है कि ए सी बी डी के इक्वल है। मैंने डायगनल्स आर इक्वल नहीं लिखा है, मैंने डायगनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर लिखा है कि डायगनल जो होते हैं वो जिस पॉइंट पर कट करते हैं एक दूसरे को बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या क्या कहती है? देखो, वही पैरेललोग्राम की तरह ही होता है। ये भी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है, साथ में पैरेलल भी होती है। अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। वही एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होगा, एंगल ए और एंगल डी का सम 180 डिग्री होगा। डायगनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। भाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट क्या है पैरेललोग्राम से? इसके डायगनल इक्वल होते हैं। इक्वल का मतलब जो ऐसी की वैल्यू होगी वही किसकी होगी? बी डी की होगी। वहाँ डायगनल्स इक्वल नहीं थे, बाइसेक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, लेकिन यहाँ जो होंगे डायगनल्स वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ईच एंगल इज 90 डिग्री, यहाँ हर एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये रेक्टेंगल होता है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रोम्बस। रोम्बस जो होता है, रोम्बस जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, उसके ऑल एंगल्स जो होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। उसके बाद डायगनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन 90 डिग्री पे। ध्यान से देखना, ये मैंने डायगनल बनाया, ये जो मैंने डायगनल बनाए हैं ये डायगनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं तो मतलब इसकी वैल्यू इसके इक्वल, इसकी वैल्यू इसके इक्वल। ये बात समझ में आ गई? बाइसेक्ट करते हैं लेकिन 90 डिग्री पर, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ध्यान से देखना, यहाँ बनने वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। रोम्बस में यही चीज़ अलग है कि डायगनल्स जो करते हैं वो बाइसेक्ट तो करते हैं। अभी तक हमने देखा रेक्टेंगल में भी बाइसेक्ट कर रहे थे, इसके पहले हमने पैरेललोग्राम में देखा वहाँ भी बाइसेक्ट कर रहे थे। रोम्बस में भी बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ जो एंगल बनाएंगे वो 90 डिग्री बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? 90 डिग्री। उसके अलावा डिफरेंट क्या है? 5th नंबर की प्रॉपर्टी डिफरेंट है कि डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को। किसको? एंगल्स। तो ये डायगनल जो जा रहा है, जैसे मैंने इसको बोल दिया कि ए बी सी डी है, तो ये जो डायगनल जा रहा है तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, क्योंकि डायगनल बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को। तो ये जो एंगल है इसको क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट। अगर ये वाला x डिग्री है तो ये वाला भी x डिग्री होगा। इसी तरीके से ये वाला अगर y डिग्री है तो ये वाला भी y डिग्री होगा। याद रखना, रोम्बस में ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखा जाए तो स्क्वायर भी है, ट्रेपेजियम भी है, लेकिन हम जैसे जैसे क्वेश्चंस को करेंगे उनके बारे में जानते हुए चलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आपको ध्यान से समझना है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखना, बने रहना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये आपको दिया हुआ है कि ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ये आपको दिया हुआ रहेगा कि ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में इस तरीके से शो करते हैं। ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, आपको एक्स की और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है हम ये देखेंगे। हम जानते हैं अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होती है, तो 3y - 1 26 के इक्वल हो जाएगा। तो हमने लिख दिया ये 3y - 1 26 के इक्वल हो गया। तो क्या हम इससे 3y की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल। ये 26 -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू 27 और 3 मल्टीप्लाई में था तो कहाँ चल जाएगा? डिवाइड में। 3 9 जा 27। ये तो किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या आता है? 3x। 3x किसके इक्वल होगा? 18 के। अपोजिट साइड एक दूसरे की क्या होती है? इक्वल। तो 3x 18 के इक्वल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 18/3। 3 6 जा 18।
तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 6। आपने क्वेश्चन को देखा, आपको पता चला कि डायगोनल्स की तो बात हो ही नहीं रही, तो डायगोनल्स वाली प्रॉपर्टी हमको लगानी ही नहीं है, साइड वाली प्रॉपर्टी लगानी है। ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। जैसे ही हम इक्वल करते हैं इक्वेशन बनती है और हम उसको सोल्व करते हैं और हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू निकल जाती है। क्वेश्चन आपके पास आता है ये वाला, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। पैरेललोग्राम आपको ये दिया हुआ है, ध्यान से देखना। आपको डायगोनल्स के बारे में बात की हुई है, तो हम डायगोनल्स वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। डायगोनल्स वाली प्रॉपर्टी कहती है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 16 जो होगा वो x प्लस वाई के इक्वल होगा। क्या आपको x या y में से किसी की वैल्यू पता है? नहीं पता, तो हम इस वाली स्टेप को बाद में लिखेंगे। इधर देखो y प्लस 7 जो होगा वो 20 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 20 के इक्वल। लेकिन ध्यान रखना, आपको रीज़न लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। y प्लस 7 20 के इक्वल होगा, तो आपको यहाँ प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट, डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं इन पैरेललोग्राम, कि पैरेललोग्राम में क्या करते हैं? डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो y प्लस 7 20 के इक्वल होगा, तो y जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 20 माइनस 7, प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। y की वैल्यू आपकी निकल गई। आगे देखो क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई 16 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 16 के, कि x प्लस वाई 16 के इक्वल होगा। यहाँ भी आपको यही लिखना पड़ेगा कि डायगोनल्स जो होते हैं, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट इन पैरेललोग्राम। ये रीज़न लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। x की वैल्यू आपने निकालनी है और y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई थी? 13। तो y की वैल्यू 13 मिल गई, तो x प्लस 13 इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 माइनस 13, और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। तो आप इस तरीके से y की वैल्यू निकालोगे, इस तरीके से x की वैल्यू निकालोगे। लेकिन ध्यान रखना, रीज़न लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, x y z की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको इसकी वैल्यू दी हुई है 100 डिग्री और बोला हुआ है ये पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, लैंग्वेज आपको किस तरीके से लिखनी है पेपर में। तो इस तरीके से लिखनी है कि y इक्वल टू 100 डिग्री, और यहाँ लिख देना अपोजिट एंगल्स, कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम y इक्वल टू 100 डिग्री आ गया। अब क्या करोगे आप लिखोगे y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एडजेसेंट एंगल मतलब सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एडजेसेंट 180 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी थी? 100 डिग्री प्लस z इक्वल टू 180। तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 100, तो z की वैल्यू आपके पास आ गई 80 डिग्री। फिर आप क्या लिखोगे? z जो होगा वो किसके इक्वल होगा? x के। तो आप आगे लिखना, यहाँ नीचे की तरफ लिखना है ना। z जो होगा वो x के इक्वल होगा। क्या लिख दोगे? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। z की वैल्यू कितनी थी? z की वैल्यू आपने निकाली 80, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 80 डिग्री। ये आपका आंसर। x की वैल्यू आपकी 80 डिग्री आ गई, z की वैल्यू आपकी 80 डिग्री आ गई, y की वैल्यू आपकी 100 डिग्री आ गई। क्वेश्चन को देखने पे समझ में आ गया कि 100 डिग्री ये है तो ये अपोजिट एंगल 100 डिग्री होगा। अगर ये 100 डिग्री है तो इन दोनों का सम 180 होगा, तो ये 80 होगा, तो फिर ये भी कितना हो जाएगा? 80 होगा। देख के क्वेश्चन समझ में तो आ जाता है, लेकिन लैंग्वेज किस तरीके से लिखनी है आपको, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन जैसे यहाँ पर आपको x की वैल्यू दी हुई होती है तो आप z और y की वैल्यू निकालना, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए हुए जाएंगे। कुछ फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। हर पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। याद रखना। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है, रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स अगर आपको निकालनी है तो 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल याद रखना। अब मैंने क्या बोला है? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड और सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, वो पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। तो नंबर ऑफ साइड्स है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन की अगर आपको साइड्स निकालनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। अब ध्यान से देखना, ऐसा भी तो हो सकता है ईच एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड करना हो तो आप रेगुलर पॉलीगन की साइड्स को कहाँ ले जाओगे? 360 डिग्री के अपॉन में। ठीक है, इस पर बेस्ड अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो
ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, आपको x की वैल्यू निकालनी है इस साइड भी और इस साइड भी। देखना आपको क्या दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं। ये कितना है 125 डिग्री, ये 125 डिग्री, ये आपको फाइंड करना है। हम जानते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो अपन क्या करेंगे, x प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री किसके इक्वल होगा 360 डिग्री के। तो अपन क्या करेंगे 125 प्लस 125 250 डिग्री। तो 360 में से 250 को माइनस कर देंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। कितना आ जाएगी 110 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से देखना। जब हम एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है और ये भी एक्सटीरियर एंगल है। लेकिन ये वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हो कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री और सबको ऐड कर देते हो तो आपके चांसेस होते हैं मार्क्स कटने के। क्यों? क्योंकि आप एक्सटीरियर एंगल की बात तो कर रहे हो लेकिन आपको यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया हुआ। आपको यहाँ कौन सा एंगल दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। तो आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। आप यहाँ कोई भी नाम डाल सकते हो, चाहो तो आप यहाँ पर y डाल सकते हो। ये y आपने डाल दिया, y आपको फाइंड करना है। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 90 डिग्री किस तरीके से सोल्व करना है, इसको ध्यान से देखना। 90 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री और ब्रैकेट में लिख देना लीनियर पेयर। क्या लिख दोगे, लीनियर पेयर, बस इतना सा लिखना है। उसके बाद y की वैल्यू आप निकाल लो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपने क्या निकाल लिया, y की वैल्यू निकाल ली। इस तरीके से आप क्या करना, बनाने के बाद ये शो कर देना कि यहाँ पर मैंने क्या किया 90 डिग्री निकाल लिया इंटीरियर एंगल। अब आप यही फॉर्मूला लगाओ कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री और लगाने के बाद सोल्व कर लो कि x प्लस ये कितना हो गया 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री ये वाला, उसके बाद ये वाला 90 डिग्री फिर 70 डिग्री, इन सब का सम कितना होगा 360 के इक्वल होगा। फिर आप x की वैल्यू निकाल लोगे इन सबको ऐड करने के बाद 90 90 180 180 180 और 100 280 280 और 30 310 इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास 50 डिग्री आ जाएगी। इस तरीके से आप x की वैल्यू निकालना। ये लाइन लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ उसने इंटीरियर एंगल दिया हुआ है ना कि एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद आप ये वाला फॉर्मूला लगाना और इस तरीके से सोल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको साइड्स फाइंड करनी है रेगुलर पॉलीगन की जहाँ ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इतनी है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्या कि नंबर ऑफ साइड्स निकालने का, रेगुलर पॉलीगन की अगर आप नंबर ऑफ साइड्स निकालना चाहते हैं तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो 360 डिग्री अपनी जगह पे, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 24 डिग्री है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल की जगह हमने 24 लिख दिया और सोल्व कर दिया। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और 2 से कैंसिल करा तो 15 क्या आ गया आपके पास, साइड्स आ गई। क्या आ गई 15 साइड्स। इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आपको नंबर ऑफ साइड्स दे दी जाएगी। जैसे सपोज करो आपको ये भी तो दिया हुआ जा सकता है कि नंबर ऑफ साइड्स जो है वो 15 है। कितनी है 15 है। तो आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होगा रेगुलर पॉलीगन का। तो आप क्या करोगे, आप करोगे 360 डिग्री अपॉन 15, फिर 15 से इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 24 डिग्री ईच एक्सटीरियर एंगल। इस क्वेश्चन का अपोजिट मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसको और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन कहता है कि एडजेसेंट एंगल का आपको रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो आपको एडजेसेंट एंगल्स निकालने हैं और बोला हुआ है कि ये जो रेशियो दिया हुआ है वो पैरेललोग्राम के अंदर दिया हुआ है। तो ध्यान रखना, हम जानते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कि एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। पहली चीज़ एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया हुआ है तो हम मान लेंगे कि एंगल जो होंगे वो कितने होंगे 3x और 2x। मतलब आपने 3:2 को 3 और 2 लिखा और उनके पीछे क्या लगा दिया, x लगा दिया। तो ये क्या हो गया, आपके एडजेसेंट एंगल हो गए आपके पास। एक तो एडजेसेंट एंगल हो गया 3x, एक हो गया 2x। इनका सम कितना दिया हुआ है 180। 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन लिखना मत भूलना कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिख दिया। 3x प्लस 2x कितना होता है 5x, 5x की वैल्यू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 3 जा 15,
5 3 जा 15, उस 3 5 6 जा 18, तो 36 डिग्री आपके पास क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। आपके पास जो एडजेसेंट एंगल्स थे वो तो 3x और 2x थे, तो आपको वैल्यू तो 3x और 2x की निकालनी पड़ेगी। तो 3x की वैल्यू 3 इंटू 36, उसके बाद इसकी वैल्यू 2 इंटू 36, तो ये तो हो गया 72, और ये हो गया 3 6 जा 18, 18 का 1 3 3 जा 9 और 1 108 डिग्री। ये 3x और 2x की वैल्यू निकल गई। ये आपके एडजेसेंट एंगल होंगे 108 डिग्री और 72 डिग्री। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश करी है क्वाड्रिलेटरल को समझाने की, उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन क्वेश्चंस को आप एक बार फिर करना, और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।